ऐसा क्या हुआ था कि 1815 में यूरोप में चारा इतना महंगा हो गया था कि लोग घोड़े नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे, और उसी कमी को पूरा करने के लिए ऑलमोस्ट 2 साल के बाद बाइसिकल का इन्वेंशन हुआ। वेसुवियस, क्राकाटोआ और तंबोरा कुछ सबसे डेडलीस्ट वोल्केनिक इरप्शन है, लेकिन फिर भी अभी तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा इरप्शन VEI स्केल पर सिर्फ 7 ही क्यों है। ऐसा क्या हुआ था कि लोग 18 फुट ऊंची गर्म वोल्केनिक ऐश के नीचे दब गए और एक तरीके का टाइम कैप्सूल बन गया जहां वो मोमेंट फ्रीज हो गया। 79 AD में एक वोल्केनो माउंट वेसुवियस इरप्ट हुआ, जिसे ह्यूमन हिस्ट्री का सबसे फेमस वोल्केनिक इवेंट माना जाता है। ये इरप्शन 2 दिन तक चला और इसमें से पिघला हुआ प्यूमिक रॉक और दहकती हुई ऐश 1.5 मिलियन टन्स पर सेकंड के हिसाब से निकलती रही। इसके मैग्नीट्यूड को ऐसे समझते हैं कि हिरोशिमा और नागासाकी न्यूक्लियर बॉम्ब को मिलाकर जो थर्मल एनर्जी निकली थी, ये उससे 1 लाख गुना ज्यादा था। अब ये सरप्राइजिंग नहीं है कि जो लोग इसके आसपास रह रहे होंगे उनका हाल काफी बुरा हुआ होगा, क्योंकि जैसे जैसे इरप्शन बढ़ रहा होगा वैसे ही पायरोक्लास्टिक सर्जेस यानी कि तेजी से बढ़ते हुए पत्थर और टॉक्सिक गैसेस ने जल्दी ही आसपास के टाउन जैसे पोम्पे और हरक्यूलेनियम को अपने लपेटे में ले लिया होगा। ये सब इतनी तेजी से हुआ कि वहाँ के लोग 18 फुट ऊंची गर्म वोल्केनिक ऐश के नीचे दब गए और एक तरीके का टाइम कैप्सूल बन गया जहां वो मोमेंट फ्रीज हो गया। उस जगह का आर्कियोलॉजिकल सर्वे 18th सेंचुरी में शुरू हुआ, जिसमें मोज़ैक के बर्तन और कॉइन्स मिले। मगर जो चीज साइंटिस्ट को सबसे ज्यादा परेशान कर रही थी वो थी हजारों छोटी पॉकेट्स जो ह्यूमन बोन्स से भरी हुई थी। ये जल्दी ही क्लियर हो गया था कि ये छोटी पॉकेट्स ह्यूमन बॉडीज की वजह से बनी थी। उन पॉकेट्स में प्लास्टर डाला गया तो एक परफेक्ट आउटलाइन बनी उन विक्टिम्स की जो 2000 साल पहले उस ज्वालामुखी के फटने से मारे गए थे। जब ये साइंटिस्ट रिसर्च कर रहे थे और प्लास्टर से आउटलाइन क्लियर कर रहे थे तो उन्हें ये पता लगा कि लोग काफी बुरी हालत में मारे गए थे। लेकिन रीसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि वो लोग एक्चुअली एक्सट्रीम टेम्परेचर जो कि ऑलमोस्ट 300 डिग्री सेल्सियस था और उसके साथ जो पायरोक्लास्टिक सर्ज आया उसकी वजह से मारे गए थे। उस इवेंट में हीट इतनी ज्यादा थी कि लोगों के ऑर्गन और उनका ब्लड वेपराइज हो गया और उनकी डेथ इंस्टेंटली हो गई। एक विक्टिम के केस में पाया गया कि उसका ब्रेन हीट की वजह से ग्लास में कन्वर्ट हो गया था। विक्टिम्स की जो बॉडी शेप्स अजीब पोज में मिली उसका भी रीजन एक्सट्रीम हीट ही था। ये माना जाता है कि उस वोल्केनिक इरप्शन में लगभग 16,000 लोगों की जान चली गई। वोल्केनो इरप्शन की इंटेंसिटी को वोल्केनिक एक्सप्लोसिविटी इंडेक्स के स्केल पर मेजर किया जाता है, जो कि 0 से 8 तक होती है। हालांकि माउंट वेसुवियस का इरप्शन काफी ही डेडली था और इसने काफी तबाही भी मचाई थी, लेकिन फिर भी ये VEI स्केल पर सिर्फ 5 तक ही पहुंच पाया। रेफरेंस के लिए इस तरह के मैग्नीट्यूड के इरप्शन वर्ल्ड में हर 15 साल में देखने को मिल ही जाते हैं। अगर हमें ये देखना है कि लेवल 6 पर क्या होता है तो हमें 1883 में जाना होगा, जब इंडोनेशिया का एक वोल्केनो तबाही मचाने की तैयारी कर रहा था। इरप्शन से पहले जहां ये माउंटेन था वहां 3 पहाड़ियां थी, जिसमें की सबसे ऊंची सी लेवल से लगभग 800 मीटर ऊपर थी। लेकिन चीजें यहाँ एकदम से चेंज हुई, क्योंकि 26 अगस्त को जब क्राकाटोआ फटा तो वो इरप्शन इतना ज्यादा था कि उसने इन माउंटेन्स को खत्म कर दिया और पूरे आइलैंड पे तबाही मचा दी। उस धमाके की आवाज इतनी तेज थी कि वो लगभग 4 घंटे तक 5000 किलोमीटर दूर मॉरिशस में सुनाई दे रही थी। कंपैरिजन के लिए एक शॉटगन की आवाज 2 किलोमीटर तक सुनाई देती है, तो ये कहना कि क्राकाटोआ का एक्सप्लोजन लाउड था, ये पागलपन होगा। जब ये वोल्केनो फटा तो इसने अर्थ पर लाउडेस्ट साउंड प्रोड्यूस किया। एक ब्रिटिश शिप एक्सप्लोजन से लगभग 65 किलोमीटर दूर सुंडा स्ट्रेट पे खड़ा हुआ था, लेकिन उसके बावजूद भी उस शिप पर जितने भी सेलर थे उनके कान के पर्दे बर्स्ट हो गए थे। ज्वालामुखी के फटने से जो शॉक वेव प्रोड्यूस हुई वो कई दिनों तक पूरे ग्लोब में चक्कर काटती रही और ऑलमोस्ट 4 बार अर्थ का कंप्लीट चक्कर काट के रुकी। शॉक वेव ही जस्ट एक प्रॉब्लम नहीं थी, लोकल्स को सुनामी का भी सामना करना पड़ा। इरप्शन ने बहुत बड़ी सुनामी क्रिएट की जिसकी वेव ऑलमोस्ट 40 मीटर तक थी। जब ये बॉइलिंग वाटर की सुनामी 56 किलोमीटर दूर एक छोटे टाउन में राख पहुंची तो वहां के लगभग 2000 लोग मारे गए। इस इंसिडेंट में माना जाता है कि लगभग 36,000 लोग मारे गए, लेकिन यकीन मानिए ये भी ह्यूमंस के द्वारा देखा गया सबसे डेवेस्टेटिंग इरप्शन नहीं है। एक्चुअली क्राकाटोआ इरप्शन से 68 इयर्स पहले इंडोनेशिया में ही एक और वोल्केनो इरप्ट हुआ था, जिसे अब तक का सबसे भयानक वोल्केनो इरप्शन माना जाता है। 1815 में वोल्केनो तंबोरा
तंबोरा में ऐसा इरप्शन हुआ जिसका मैग्नीट्यूड वोल्केनिक एक्सप्लोजिविटी इंडेक्स VEI में 7 तक जा पहुंचा। तंबोरा इरप्शन इतना भयानक था कि वो माउंटेन 1500 मीटर छोटा हो गया। लिक्विड मैग्मा, पायरोक्लास्टिक सर्ज और शॉक वेव्स की वजह से 60,000 लोगों की जान चली गई। लेकिन तंबोरा इरप्शन फेमस है उस सिचुएशन के लिए जो कि इस ज्वालामुखी के फटने के बाद क्रिएट हुई। एक्चुअली वोल्केनो से इतनी ज्यादा ऐश, प्यूमिक पल्वराइज्ड रॉक और सल्फर एरोसोल्स एटमॉस्फेयर में फैली, उसने सनलाइट को अर्थ के सरफेस तक आने से रोक दिया, जिसकी वजह से एवरेज ग्लोबल टेम्परेचर आधा डिग्री तक कम हो गया। हो सकता है ये ज्यादा न लग रहा हो, लेकिन 1816 को बिना समर वाला साल माना जाता है क्योंकि यूरोप में वो साल सबसे ज्यादा ठंडा रहा। और जस्ट यूरोपियंस ही नहीं बल्कि एशिया के कुछ पार्ट्स में मॉनसून नहीं आया और नॉर्थ अमेरिका में भी जून के महीने में कई जगह बर्फबारी रिपोर्ट की गई। ठंड की कंडीशन की वजह से फसलें बर्बाद हो गई, जिसकी वजह से काफी सारे पशु मारे गए। फूड प्राइसेस भी काफी ज्यादा हो गए और अकाल तक की नौबत आ गई। तंबोरा इरप्शन को हैजा के एक नए स्ट्रेन बनने का कारण भी माना जाता है जो कि इंडिया में भी फैला था और उसी दौरान एक बैक्टीरिया इन्फेक्शन भी आया और दोनों ने मिलकर 10 लाख लोगों की जान ली। तंबोरा ऐश क्लाउड की वजह से चारा इतना महंगा हो गया था कि लोग घोड़े नहीं अफोर्ड कर पा रहे थे और उसी कमी को पूरा करने के लिए लगभग 2 साल के बाद बाइसिकल का इन्वेंशन हुआ। तंबोरा को यूनेस्को में वर्ल्ड हेरिटेज साइट का भी दर्जा मिला हुआ है। तो फिर क्यों क्राकाटोआ उससे ज्यादा फेमस है जबकि तंबोरा ज्यादा बड़ा इरप्शन था? एक्चुअली जब क्राकाटोआ इरप्ट हुआ उस समय ग्लोबल न्यूज बननी शुरू हो चुकी थी, जिसकी वजह से इसे पहला ग्लोबल इवेंट माना जाता है। वेसुवियस, क्राकाटोआ और तंबोरा कुछ सबसे डेडलिएस्ट वोल्केनिक इरप्शन है, लेकिन फिर भी अभी तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा इरप्शन VEI स्केल पर सिर्फ 7 ही क्यों है? वो इसीलिए क्योंकि जैसे जैसे नंबर बढ़ता जाता है उसकी इंटेंसिटी 10 गुना ज्यादा होती जाती है, जिसका मतलब ये है कि रफली क्राकाटोआ का इरप्शन वेसुवियस से 10 गुना ज्यादा था और तंबोरा का इरप्शन 100 गुना ज्यादा। स्केल पर 8 सिर्फ सुपर वोल्केनो के लिए ही रखा गया है। आपने येलोस्टोन नेशनल पार्क के सुपर वोल्केनो के बारे में तो सुना ही होगा, लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में ऐसे 20 और सुपर वोल्केनो हैं। हम लकी हैं कि सुपर वोल्केनो इरप्शन बहुत ही रेयर है। आपको ये जानकर खुशी भी मिलेगी कि 130 मिलियन ईयर्स में 40 ही ऐसे इरप्शन हुए हैं जो VEI स्केल पर 8 तक गए होंगे। उनमें से सबसे लेटेस्ट यूरोविनर इरप्शन है जो कि न्यूजीलैंड में 26,500 साल पहले हुआ। एस्ट्रॉइड स्ट्राइक के बाद सुपर वोल्केनो का फटना इवेंट ही अर्थ पर सबसे ज्यादा भयानक होता है। एस्ट्रॉइड की बात करें तो जिस एस्ट्रॉइड ने डायनासोर खत्म कर दिए उसी दौरान डेक्कन ट्रैप्स सुपर वोल्केनो भी इरप्ट हुआ था। ये कहना मुश्किल है कि सुपर वोल्केनो ने कितनी लाइफ डिस्ट्रॉय की, लेकिन एस्ट्रॉइड और सुपर वोल्केनो दोनों ने ही मिलके ऑलमोस्ट वर्ल्ड की 75% लाइफ फॉर्म को खत्म कर दिया था। जैसे कि मैंने पहले वीडियो में बताया था कि तंबोरा इरप्शन ने ग्लोबल टेम्परेचर आधा डिग्री गिरा दिया था, उसी तरह से इंडोनेशिया में लेक टोबा के नीचे एक सुपर वोल्केनो है जो कि लगभग 74,000 साल पहले इरप्ट हुआ था, जिसने ग्लोबल टेम्परेचर 5 से 15 डिग्री तक गिरा दिया था। इसी वजह से 1000 साल तक ग्लोबल कूलिंग पीरियड चला था और ह्यूमंस में जेनेटिक बॉटलनेक आ गई थी। इसी दौरान हमारी स्पीशीज लगभग 3000 लोगों तक ही सिमट कर रह गई थी। इसी तरह की बॉटलनेक्स दूसरी स्पीशीज में भी देखने को मिलती है, जैसे कि बंदर, टाइगर और चीता। आप आए दिन आर्टिकल पढ़ते होंगे कि येलोस्टोन सुपर वोल्केनो दुनिया तबाह कर देगा, तो ये जान लीजिए कि अगर हमारे एंसेस्टर्स ये सुपर वोल्केनो अपने कुछ पत्थर के टूल्स के सहारे सरवाइव कर सकते हैं, तो आज का मॉडर्न ह्यूमन टेक्नोलॉजी की हेल्प से इन इवेंट्स को काफी अच्छे तरीके से सरवाइव कर सकता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।